वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगरचे इस सेगमेंट में हमने बात करनी है LOC के हवाले से, लेकिन भट्टी साहब के चूँकि कुछ आर्गूमेंट पिछले सेगमेंट में रह गए थे तो मैंने कहा मैं उनको दोबारा उन्हीं से आगाज़ करता हूँ। भट्टी साहब, ये इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? देखिए रिजवान साहब, एक तो ये जो मौजूदा वबा की वजह से सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो इंतज़ामिया की मदद के लिए आई और शहरों के अंदर फ़ौज तैनात की गई, तो इन्होंने इसको गनीमत समझते हुए इन्होंने बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट शुरू की और दोनों तरफ से पहले से चूँकि डिप्लॉयमेंट थी, मज़ीद जो है वो आर्मर्ड भेजी और जो नेवी जो है उसको भी आगे बढ़ाया। और ये सारी सूरत हाल जो है इनके मकासद जो है वो आपको फरवरी से अंदाज़ा है कि उस वक़्त जो इन्होंने एपिसोड किया जिस तरह से वो नाकाम हुआ, उसके बाद से ये मौके की ताक में थे। एक तो ये हुआ, सेकेंडली ये हुआ कि इंटरनल जो प्रेशर था वैली के अंदर वो इनके ऊपर बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे एक लोगों की लिमिट थी बर्दाश्त की, और जिस तरह जो आखिरी इन्होंने फेज़ लगाया है उसमें तो घरों में घुस के नौजवानों को जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया, तो जिसके बाद रिएक्शन आना शुरू हो गया। अब उस रिएक्शन के नतीजे में 3-4 ऊपर तले वाक़यात हुए, 3-4 वाक़यात के अंदर इनकी फोर्सेस के लोग जो है वो मारे गए। आज इन्होंने सिविलियन काफी बड़े रैंक के लोग गए मारे गए हैं, फायरिंग भट्टी साहब काफी बड़े रैंक के लोग मारे गए हैं। उसमें ये बड़े रैंक के लोग कर्नल, मेजर और नीचे जो एहलकार हैं 3 अलग अलग वाक़यात में मारे गए हैं। अब देखें इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाने के ऊपर रखा हुआ है। आज 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1 खातून, 1 बच्चा और 4 सिविलियन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं इनकी शेलिंग और फायरिंग से, जिसके ऊपर तलबी भी हुई। जो सीनियर नाज़मुल अमूर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी और एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इनकी कल जो है वो एयर मूवमेंट भी देखी गई, और ये हमारी नहीं, ये बाहर से रिपोर्ट जनरेट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वहाँ पे नकल हरकत जो है वो कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। फिर इनके लिए जो सबसे पहले इन्होंने जो प्लान किया था कि हम नार्दर्न एरियाज़ के ऊपर जो है वो करेंगे अटैक, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये कई महीने पहले की बात है। अब वो उस वक्त हो नहीं सका, अब दोबारा ये उसी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है रिजवान अली साहब, जिसमें अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और मोदी की तरफ से इंटरनल मसाइल इतने बढ़ चुके हुए हैं वहाँ पर कि अब इसके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि अपने लोगों को अंगेज करे और वहाँ पे होने वाले जो फसादात और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर जो आया है अक़लियतों के हवाले से जो पिछले दिनों, उसके ऊपर अब इसने किसी न किसी तरफ जो है वो अपने नाकामियों का रुख जो है वो मोड़ना है, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके ऊपर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो रोल बनता है कि वो सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करते हुए अपनी जो है वो रोल इसके ऊपर अदा करे। अगर दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, और अगर रीजन का अमन ख़राब होगा तो यकीनन सिर्फ हमारे रीजन का नहीं होगा, फिर इससे दुनिया पूरी जो है वो मुतासर होगी, और उस इकनॉमिकली भी मुतासर पहले भी है, मज़ीद होगी। तो ये वो सूरत हाल है जिसका सामना है रिजवान साहब। एक तो ये कि वैली के अंदर जो तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई है वो इनकी अपनी पैदा करता है। लोगों को घरों में घुस के मार रहे थे, उसके बाद रिएक्शन आना शुरू हुआ, और अब उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट्स भी फेक जारी की हैं, जिसका कल ISPR से जवाब दिया गया कि अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो आप सामने लेकर आएँ। ये इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जी दूसरी तरफ से जो है वो पेंट्रेशन हो रही है। तो पेंट्रेशन एक तो बाढ़ है, दूसरा सैटेलाइट है आपके पास, आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं अगर कोई इस लेवल की चीज़ हो रही है, वो कर नहीं पा रहे, और अपनी नाकामियों का मलबा जो है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन रीजन के अमन को इन्होंने ख़तरे में डाल दिया है, और आलमी बरादरी को इसके ऊपर जो है वो
बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए कि ये सूरत हाल किसी वक्त जो है वो तसादुम में, क्योंकि इसके अलावा मोदी के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अंदरूने जो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, और जिस तरह के मसाइल का सामना है, और इतनी बड़ी आबादी को जिस तरह से कोविड-19 से जो है वो खदशे का सामना है, और 40-50 तक उनकी अमवात जो है योमिया जा चुकी हुई हैं, तो ये सूरत हाल किसी वक्त जो है उसको टर्न करने के लिए ये तसादुम में जा सकता है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले भी शेलिंग और फायरिंग जारी है। तो ये वो सूरत हाल है रिजवान रईस साहब। इसके ऊपर पाकिस्तान को भी गो के हमारी अफवाज जो है वो अलर्ट है, इस सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को भी इसके ऊपर अब जो है वो एक जज्बे और एक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल है, और इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अपना फारूकी साहब, देखिए एक दो कंस्पायरेसी थ्योरीज भी घूम रही हैं कि तीसरी आलमी जंग, और वो आपको पता ही है वो कंस्पायरेसी थ्योरीज के ट्रेडर कौन से हैं, वो घुमा रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि इंडिया के साथ भी जैसे ही हालात थोड़े से हुए हैं, तो काबुल ने भी, हालांकि अशरफ गनी साहब की बेचारे की क्या औकात है, वो तो ब्लैक वाटर के सर के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी कोई फारूकी नामी एक बंदा पकड़ लिया कि जी ये पाकिस्तानी था जो दाइश के रैंक्स में लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में आके, और जब हमने कहा कि जनाब उस तक हमें एक्सेस दी जाए तो वो उन्होंने नहीं दी, लेकिन साथ में ही वो एक इंटरनेशनल मीडिया को बैशिंग और वो चूँकि करना शुरू हो गए। तो बड़ा इंसिडेंटली दोनों वाक़यात कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर आपने नोट किया तो। एक अभी जो वाकया हुआ है रिसेंटली, जिसमें उनका एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया और 3 दूसरे एहलकार भी मारे गए। इसके अलावा मैं समझता हूँ इससे पहले कुछ कश्मीरी नौजवानों को वहां पे मकबूजा कश्मीर में शहीद किया गया। ये वो नौजवान हैं जिनको मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें यह है कि ये वो नौजवान है जिनको हिरासत में लिया गया था, और उनको हिरासत में रख के उनको बाद में वहां से निकाल के तो मुकाबले के नाम पर उनको शहीद किया गया। इसके बाद फिर अब जो मकबूजा कश्मीर में हम सब जानते हैं कि एक तहरीक तो उठेगी वहां पे, और वो लोग कश्मीरी मुजाहिदीन या कश्मीरी अवाम जो है वो भारत की बालादस्ती को मानने वाले तो नहीं है, वो अपनी जदोजहद आजादी को छोड़ने वाले नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आएगी। अच्छा, पाकिस्तान उसकी हिमायत भी करता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि जैसे जैसे अमेरिका की और चाइना की, बेशक वो कोरोना के इशू पे हो या किसी और मामले पे, ट्रेड के इशू पे हो, जब उनकी चपकश बढ़ेगी और चीन कहीं एंगेज होता है तो भारत इस दौरान ये मौके की इसकी तलाश में रहता है कि वो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाल सकता है। एक तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट है, जिसको वो हर सूरत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब ये गिलगित बिल्तिस्तान की बात करते हैं तो तब भी वो सीपैक के प्रोजेक्ट को सिर्फ टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान जो है, वहां पे अशरफ गनी की जो हुकूमत है, जिस तरह की लूली लगड़ी हुकूमत बनी, और इस हुकूमत के बनने में भी पाकिस्तान का जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल ये रहा कि वहां पे इलेक्शन करवाए गए, जो उसके लिए बड़ा एक माहौल साजगार फराहम किया गया, फिर वहां पे सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने साथ दिया। लेकिन वहां काबिल का जो गठजोड़ है दिल्ली के साथ, वो बड़ा खौफनाक है, और वो एक ही वक्त में ये सारा काम करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, और इसमें हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और इसके बारे में ज्यादा किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तो खैर वो एक आपने और बात की, लेकिन इन दोनों का जो गठजोड़ है ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इसका मकसद पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करना होता है। लेकिन अब इसमें अब काबिल हुकूमत को आप और क्या कह सकते हैं कि वहां पे तालिबान के हाथों वो तंग आ चुके हैं, और उनकी हुकूमत जो है फ्यूचर में रहती है या नहीं रहती है, किस शक्ल में उनकी हुकूमत बनती है, ये तो अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की सूरत हाल है। लेकिन भारत के साथ अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो, ये मिलके कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जो पाकिस्तान का जो मामला है, इसमें मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान, एक तो कंट्रोल लाइन के पार हमने हर तरह की मुदाखलत यहां से जो कश्मीरी मुजाहिदीन करते थे या कश्मीरी की तरफ से होती थी, उसको तो रोका ही रोका है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कश्मीर के जो हालात हैं उनको तब्दील नहीं कर सकता, यानी वहां पे कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है उसको नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का ये प्रेशर कहीं भी काम नहीं आ सकता।
कश्मीरी अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। हाँ, भारत के लिए ये मसला बना हुआ है कि अब अगर वहां पे कश्मीरी जो नौजवान हैं ये ज्यादा अपनी सरगर्मी को तेज करते हैं तो भारत इसका वावेला मचाएगा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के किसी और महाज को खोलने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें पूरी कौम जो है, मैं ये समझता हूँ, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको बिलखुसूस इस सूरत हाल पे तवज्जो रखने की जरूरत है। अगर वो इस पे तवज्जो नहीं देंगे या भारत अगर कहीं मनमानी करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम आलमी कशीदगी एक देख रहे हैं उसमें ये रीजन बिलखुसूस बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है। इसके अंदर ये रीजन बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट। लेकिन इसके दौरान हम दरमियान में पैचेस ऐसे आते हैं नहीं मनीफ साहब कि जब हमारे तल्लुकात बहाल होते हैं, हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमसे लेना शुरू करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे लेना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई हर चौथे पाँचवें साल कोई ठाठू हो जाता है और वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हालांकि अगर 1.25 करोड़ लोग इधर हैं तो 1/4 1.25 अरब लोग उधर हैं तो 1/4 अरब इधर भी तो बैठे हुए हैं ना। जी बिल्कुल। इसमें तो उसमें जब भी हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं वहाँ से कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो जाती है। और